हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, मूल स्वर, मूल व्यंजन। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब क से पहले अपन ख को लिख दे। ठीक है ना। क के बाद ही ख आएगा, ख के बाद ही ग आएगा, मतलब इस प्रकार इसको कहते हैं व्यवस्थित समूह। ठीक है ना। व्यवस्थित समूह का मतलब ये होता है कि क के बाद में ख आएगा, मतलब ख ही आएगा। ऐसा नहीं कि उसके आगे ग लिख दो। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। 52 वर्णों में से मूल स्वर होते हैं 11 और मूल व्यंजन होते हैं 33। ठीक है ना। ये 11 मूल स्वर 11 और मूल व्यंजन 33 ये वर्णमाला में से ही होते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा काय में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण है वो देवनागरी लिपि से ही संबंधित है। ठीक है। और जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि से संबंधित है, और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से संबंधित है। ठीक है। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, ठीक है ना, और किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है। ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं तो ध्वनि के द्वारा ही उच्चारित हो रहा है अपना शब्द, और अगर इनको लिखेंगे तो वो लिखने में क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई भी ध्वनि है। ठीक है ना। अगर मतलब पूछे उसमें कोई भी क्वेश्चन, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि ही मारना है। ठीक है ना। पहले नंबर पे ध्वनि ही आएगा। ध्वनि और वर्ण दोनों दे तो ध्वनि ही मारना है। अगर पूछे वो कि लेखन की दृष्टि से सब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण मानना है। ठीक है। ध्वनि से ही वर्णों का निर्माण होता है, ध्वनि से ही वर्णों का निर्माण होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। ये मैंने पहले बता ही दिया आपको। 11 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है ना। तो वो जो वर्ण है उनमें से स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा है अपन। तो स्वर जो है वो भी कौन कौन से है, ठीक है ना, उनको भी जानेंगे। और व्यंजन जो है वो 33 व्यंजन, वो भी कौन कौन से है उनको भी जानेंगे आप। ठीक है ना। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है ना। 2 और स्वर होते हैं जो कि मतलब सामान्य रूप से आते हैं 13। अभी तक आपने 13 ही पढ़े होंगे जैसे, तो वो आयोग वाह में चले जाते हैं। ठीक है ना। वो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। व्यंजन होते हैं अपने ये 3। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो ये 33 है ना, 33 व्यंजनों की बात कर रही हूँ, वे इनमें से ही आएंगे। और वो 11 स्वर जो है वो इसी में से आएंगे। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम स्वर। ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें इसके उच्चारण में किसी की भी सहायता न लेनी पड़ती है, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र है वो। स्वर वर्ण 11 होते हैं। ठीक है। पढ़ाई दिए यहाँ मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया आपको। ठीक है ना। याद ही हो गया होगा कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। ठीक है। वो 11 जो स्वर है वो इस प्रकार है, देख लो। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। यहाँ तक के जो है 11 वर्ण हैं। स्वर के भेद यहाँ पे मैंने बता ही दिए हैं, इनको पढ़ेंगे अपन। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है ना। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, और दीर्घ स्वर कौन कौन से, और प्लुत स्वर कौन कौन से, ये पढ़ेंगे हम। देखो, ह्रस्व स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब जिन स्वरों 11 स्वर है उनमें से हम उच्चारण करेंगे
जिनमें कम समय लगे, मतलब जिन वर्णों में कम समय लगेगा उनको क्या कहेंगे, हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, जैसे बोल के देखो इनमें कितना कम समय लगेगा, अ ई उ री, ठीक है ना, बहुत कम समय लगेगा मतलब। अगला पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, मतलब क्वेश्चन इनमें जो ह्रस्व स्वर पढ़ा है हमने इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है ना, कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं मतलब वो। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं ये पूछ सकते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है ना। इन इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उच्चारण करके देखिए इनको बहुत कम समय लगता है, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है ये भी पूछ सकते हैं, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं ये पूछ सकते हैं, तो ये अ ई उ री ये 4 ही है ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। ऐसा भी दे सकता है ह्रस्व स्वर कौन से है, ये 3 दे देंगे और एक अलग दे देगा, ठीक है ना। तो अपन को ये 3 लगाना है, उसको क्रॉस करना, 3 अलग दे देंगे वो, ठीक है ना। या फिर ह्रस्व स्वर कौन सा है, एक इसमें से दे देंगे और 3 अलग दे देंगे, तो ये लगाना है एक इनमें से, ठीक है ना। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर समझ में आया आपको, आया हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं ये जानेंगे हम, ठीक है ना। वो जो 11 स्वर है ना वही बता रही हूँ मैं, समझ लेना आप सही से, ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, देखो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ है ना, बड़ा ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दीर्घ है मन से बड़ा, मतलब ज्यादा समय लगेगा इन स्वरों से। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ठीक है ना। बोल के देखो इसको, आ कितना लंबा जा रहा है, मतलब ई कितना समय ले रहा है, बहुत ज्यादा, ऊ और ए, ये आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे सब छोटे छोटे और ये यहाँ पे ये छोटा कैसे आ गए, ठीक है ना। इसको बोलने में भी लंबा ही समय जा रहा है, मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा ही समय जा रहा है, ज़्यादा समय जा रहा है, ठीक है ना। ए आई ओ औ, ए बोलो, ए आई ओ औ, ज़्यादा ही जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इनकी तुलना में ये ज़्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको बोलेंगे अपन दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है ये भी क्वेश्चन में कर सकता है, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इनमें से एक कोई सा भी दे देगा और बाकी के अलग दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है वो देख लेना आप, जिसमें 2 गुना समय लगे, मतलब ह्रस्व स्वर से, वो भी दीर्घ स्वर की परिभाषा है, ठीक है ना, समझा दिया है मैंने। अब पढ़ेंगे अपन प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ठीक है ना, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगे, मतलब इन दोनों से ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, मतलब ये ह्रस्व स्वर है, इससे 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहेंगे अपन, प्लुत स्वर कहेंगे, ठीक है ना। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उस प्लुत के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। और उसके आगे मतलब कोई सा भी शब्द है, अगर हम उसका उच्चारण कर रहे हैं या फिर उसको पहचान रहे हैं कि ये प्लुत स्वर है या नहीं, तो उसको पहचानने के लिए सीधा सिंपल हिंदी की गिनती का अंक 3 जो है इससे पहचान सकते हैं आप कि ये प्लुत स्वर है, ठीक है ना। क्योंकि जब इसका उच्चारण करेंगे हम तो बहुत लंबा समय जाएगा, जैसे कि ओम कितना लंबा जा रहा है भैया, अगर जैसे खेत के उस पार अगर अपने भैया कोई भी खड़े हैं तो लेकर देखो कितना लंबा जाएगा भैया करके, बहुत लंबा समय जाएगा, ठीक है ना। भैया भैया लेके देखो नाम, अगर आपको कोई दूर खड़ा है भैया और उसको अगर आप बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, ठीक है ना, बहुत लंबा समय जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लुत स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों पढ़ लिए हमने, समझ में आया हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना चैनल को।
उसके बाद पढ़ेंगे हम स्वरों का उच्चारण। जो ये 11 स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। 11 स्वर भी पूछ लेते हैं और ये बहुत कम को याद रहता है कि इन स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है आखिर। अ और आ इन दोनों को बोल के देखो तो कंठ से आवाज़ आएगी, ठीक है ना। कहाँ से उच्चारित होंगे ये दोनों वर्ण, कंठ से। ई और ई जीबान को टच कर रही है, मतलब जीबान तालू को टच कर रही है, ठीक है ना, सॉरी। ऊ ये ओष्ठ जो है हमारे ऊ बोलेंगे तो गोलाकार हो जाएंगे। ओठ जो है ये बिल्कुल गोलाकार हो जाएंगे। री जो है ये मुर्दा मतलब अपनी जो जीबान है ये दांत के यहाँ तक आती है, ठीक है ना, मुर्दा तक आती है मतलब री, ठीक है। ए आई जीबान जो है वो कंठ मतलब तालू को टच कर रही है और आवाज कंठ से भी उच्चारित हो रहे हैं ये दोनों वर्ण। ए आई कंठ और तालु दोनों से हो रहे हैं, ठीक है ना। ओ औ कंठ से भी और ओठ से भी। ओठ हमारा गोल हो रहा है, ठीक है ना, और कंठ से भी आवाज आ रही है। ओ औ ओठ गोलाकार हो रहे हैं और कंठ से भी उच्चारित हो रहे हैं। ओ औ। इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, आयोग वहाँ, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम, आयोग वहाँ। ये टॉपिक नंबर 4 इसलिए लिख रखा है मैंने क्योंकि पहले मैं शॉर्ट वीडियो में ये बना चुकी हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो बनाया है मैंने ये पूरा का पूरा है, इसमें पूरी हिंदी वर्णमाला है, ठीक है ना। इसको देखना ज़्यादा अच्छा है, वो भी देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आयोग वहाँ डाल रखा हूँ मैंने। आयोग वहाँ का अर्थ क्या होता है, अ के योग से जो अर्थ वहन करे, ठीक है। अ के योग से जो अर्थ वहन करे उसे आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह की परिभाषा, आयोगवाह की परिभाषा हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण ऐसे भी हैं जो न तो स्वर वर्ण में आते हैं और न ही व्यंजन वर्ण में आते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि आगे आयोगवाह पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। अर्थात उन्हें न तो स्वर कहते हैं और न ही व्यंजन कहते हैं। तो उन वर्णों को हमको भी जानने की इच्छा होती है कि आखिर उन वर्णों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उन वर्णों को हम आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोगवाह। जैसे अह और एक और आता है चंद्र बिंदु वाला ठीक है ना, ये भी जुड़ा हुआ है। ये सभी आयोगवाह में आते हैं। अब इनके भी नाम हैं, वो भी मैं बताऊंगी। अनुस्वर का चिन्ह कैसा होता है, ये अनुस्वर ही है। कौन सा है, ये वाला, ये अनुस्वर में आता है, ठीक है ना। आयोगवाह के भेद होते हैं 3, अनुस्वर, विसर्ग और अनुनासिक, ठीक है ना। ये पहले नंबर का है जो ये अनुस्वर में ही आता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर का जो है ये विसर्ग में आता है, ये, ठीक है ना। और जो अनुस्वर है इसका उच्चारण स्थान, ये अम का उच्चारण स्थान नाक से होता है, ठीक है ना। बोलते हैं ना तो नाक से ही उच्चारित होता है वो। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ह, इसको ह करके बोलते हैं, ठीक है ना, ह। तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। और इसका चंद्र बिंदु से तो सभी पहचानते हैं, लेकिन इसको अनुनासिक से याद रख लेना। अब चंद्र बिंदु तो हर कोई बोल देता है, चांद के आकार का होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका नाम अनुनासिक भी है, ठीक है ना। और इसका उच्चारण स्थान जो है नाक और मुंह से है, नाक और मुंह से इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है। मूल रूप से स्वर 11 होते हैं, मैं पढ़ाई चुकी हूँ पहले, यहाँ भी बता देती हूँ। सामान्य रूप से 13 होते हैं, ठीक है ना। मूल रूप से कितने होते हैं, 11 होते हैं, जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, वो 11 स्वर, ठीक है ना। और 13 कैसे होते हैं, जिसमें ये वाले भी मिले होते हैं, ये दोनों वर्ण, ये नहीं है, ठीक है ना, उसमें ये नहीं आएगा। बाकी ये 2 मिले हुए रहते हैं, 13 जो स्वर रहते हैं सामान्य रूप से, उसमें हम और आह भी। जैसे मूल रूप से अ आ ई ऊ, ठीक है ना, री ए ऐ ओ औ, ये मूल रूप से स्वर है, ठीक है ना। सामान्य रूप से 13 होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना। अभी तक आप सामान्य रूप से ही पढ़ते आए हैं 13, ठीक है ना। आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, अह को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना।
हम अह को भी उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जबकि ये आयोग वहाँ है। हाँ, माना कि सामान्य रूप से स्वर है, मतलब 13 है, ठीक है ना, जिसमें से ये दोनों भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हम व्यंजन, ठीक है ना। अब तक हमने स्वर पढ़ लिए, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन किसको बोलते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, ठीक है ना। मतलब व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे, जैसे क से लगाकर स्टार्ट होते हैं व्यंजन, तो इनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। नाम लो, नाम क्या, उच्चारण करो, आप उच्चारित करो, जैसे क ख ग ये सभी, तो कंठ से हवा निकल कर मुंह में रुक रही है और बाहर आ रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम व्यंजन कहेंगे। हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है ना। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। जैसे इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्षत्र, ज्ञ, ठीक है ना, और स्र। तो इनको भी मिलाकर हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, लेकिन ये कुल है, याद रखना, ये कुल है, ठीक है, और ये मूल है। मूल रूप से 33 ही होंगे, ठीक है ना। मूल रूप से व्यंजन 33 ही होंगे, और कुल व्यंजन अगर पूछे तो वैसे तो 99% तो यही पूछते हैं 33, मूल व्यंजन कितने होते हैं यही पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी के अगर कभी पूछ ले 1% की कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 39 होती है, ठीक है ना। जिसमें से ये 33 में ये 4 जुड़े होते हैं, अक्षत्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इन तीनों को हम समझेंगे एक एक करके। स्पर्श व्यंजन किनको बोलते हैं? जैसे कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या ओठों को स्पर्श करके मुख से बाहर आती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ठीक है। क से लगाकर म तक के जितने भी वर्ण आते हैं, क से लगाकर म तक के जितने भी वर्ण आते हैं, वो सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जैसे हर वर्ग में, जैसे क वर्ग में 5 वर्ण हैं, ठीक है ना। क के नीचे क्या आता है? च वर्ण, च वर्ग में भी 5 वर्ण है, ऐसे करके म तक जो भी है 5-5 वर्ण हर वर्ग में, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, देखो मैं बताती हूँ अभी आपको, ये यहाँ पे, ठीक है। जैसे क वर्ग है, ठीक है ना, तो क वर्ग में भी कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ और इंग, ठीक है ना। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है इनका उच्चारण स्थान? कंठ है। क वर्ग में भी 5 वर्ण है, च वर्ग में भी 5 वर्ण है, ट वर्ग में भी 5 वर्ण है, त वर्ग में भी 5 वर्ण है, और प वर्ग में भी 5 वर्ण है। इस प्रकार इन सभी को मिलाकर 25 वर्ण हुए हैं वो स्पर्श व्यंजन में, ठीक है। अब क, ख, ग और घ और इंग, इनका कंठ स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, ठीक है। और च वर्ग वाले जितने भी है, च, छ, ज, झ, ण, यहाँ बोलते, इसको यहाँ बोलते, ठीक है। अणा नहीं बोलते, अभी तक अपन अणा ही पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। इसका उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है ना। ट वाला बोल के देखो, इनको उच्चारण स्थान इसका च वाली लाइन का तालु ही होगा, ठीक है। बोल के देखो, च, छ, अपनी जीभान जो है ये तालु को टच कर रही, ठीक है ना। बीचों बीच जो मतलब कंठ से और दांत का जो बीच में होता है इधर की साइड, वो तालु होता है, ठीक है ना, ऊपर जाती है हमारी जीभ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ड, इनका उच्चारण स्थान जीभान जो है ये दांत के यहाँ पर आकर
टच कर रही है, ठीक है ना, दांत से थोड़ा सा इधर ऊपर की साइड, ठीक है, तो मूर्धा तक आ रही है, इसको मूर्धा बोलते हैं मतलब, ठीक है। ट वर्ग जितने भी वर्ण है, ये पांचों वर्ण ये मूर्धा, इनका उच्चारित स्थान कौन सा है, मूर्धा है। त वर्ग, त वर्ग त थ द द, देखो अपनी जीभान पूरी दांत को टच कर रही है, ठीक है ना, त थ द ध न, कर रही कि नहीं, दांत को ही टच कर रही है, ठीक है। त वर्ग वाला सारे के सारे दांत को टच कर रही है, इसका इसलिए इनका उच्चारित स्थान कौन सा हो जाएगा, दांत हो जाएगा। प वर्ग, प फ बोल के देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनका उच्चारित स्थान कौन सा है, ठीक है ना। प फ ब भ म कहाँ से हो रहा है उच्चारित, ओष्ठ, ओठ से, ठीक है। इसकी ट्रिक बता देती हूँ मैं, इन वर्गों को आप याद कैसे रखोगे, मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कि याद कैसे रखोगे इनको, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि हाँ, स्पर्श व्यंजन को अपन याद कैसे रखें, तो कचट तप, ठीक है ना, कैसे याद रखना है, कचट तप। तो क वाली लाइन लिख दो, फिर च वाली लाइन लिख दो, फिर ट वाली लाइन लिख दो, फिर त वाली लिख दो, फिर प वाली लाइन लिख दो, ऐसे करके हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो ट्रिक हो जाएगी कचट तप, ठीक है। अब अपन यहाँ कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे, अगला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का होता है, ठीक है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है ना। और ये भी पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी के 3 अलग दे देंगे, तो ये है अंतस्थ व्यंजन की संख्या है य र ल व, ठीक है, क्या है, य र ल व, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन आया समझ में, आया हो तो कमेंट करके बताना मुझे। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा कर दें, उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्म व्यंजन कहेंगे, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, श, श, स और ह। देखो इनको बोल के हवा निकल रही है नहीं, हमारे मुंह से हवा निकल रही है और गर्मी पैदा कर रही, ठीक है ना। ऊष्म जिनको बोलते हैं, गर्मी का मतलब होता है ऊष्म, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है, 4। क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो 3 अलग दे देंगे और एक इसमें से दे देगा कोई सा भी, तो अपन को बताना है, ये चारों याद कर लेना, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन के अंदर ये चारों आते हैं, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी IMP है ये, क्या है, वेरी वेरी IMP है ये, बहुत आते हैं इससे क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक से बहुत आते हैं। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ही अक्षर है लेकिन 2 अक्षरों से मिला है वो, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, 52 है, उनमें से 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे अक्ष, छ बोलते हैं इसको, छ अक्ष पढ़ते आए अपन, लेकिन अगर अपन कोई शब्द पढ़ते हैं ना तो छ ही पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये छ जो है ये काई से बना हुआ है, आधा क और प्लस श से, ठीक है ना। ये हलंत लगाना जरूरी है, अगर आप सिर्फ ऐसे कर दोगे वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर दे ये, तो ये वाला क और प्लस में ये श, ये दोनों दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अक्षर इससे मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है ना, अक्षर बना होता है, यहाँ पे हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है ना। क्या लगाना जरूरी है, हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये त्र है, ये काई से मिलकर, ये अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, छ
छ छ छ बोलेंगे इसको, ठीक है। ये छ इम्पोर्टेंट है और एक ये ज्ञ इम्पोर्टेंट है। क्या है? ज्ञ, ठीक है ना। ये दोनों बहुत IMP हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को इसमें, ठीक है ना। तो ये आधा क और श से मिलकर बना हो, श षटकोण का से मिलकर बना होता है छ, और त्र जो मिलकर बना होता है इसमें तो स्पष्ट पता ही चल रहा है, उच्चारित ही हो रहा है। ये त, आधा त और र से त्र, ठीक है ना। और ये ज्या, ये काई से बना हुआ है? ज्या, ज्ञ भी नहीं पढ़ते इसको, ज्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। अपन ज्ञ पढ़ते आए अभी तक, ज्या पढ़ते हैं इसको। तो ये बना है आधा ज और य से, य बोलते हैं इसको, य ण पढ़ता आया अभी तक आप, लेकिन ये य, ठीक है ना। तो ये बना है ज्ञ, आधा ज और य से, ठीक है ना। और श्र तो उच्चारित हो ही रहा है, ठीक है ना। श्र जो है वो उच्चारित हो ही रहा है, आधा श और प्लस में र से, ठीक है ना। ये क्या है? श्र। अगला जो पढ़ेंगे हम आगे, देखो कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं, ये यहाँ तक व्यंजन खत्म हो गया है अपना, संयुक्त व्यंजन तक। और कुछ नोट करके डाल लो आप, कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं, ऐसे भी होते हैं जो कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है ना। इनको बहुत कम पढ़ाते हैं, मतलब, ठीक है ना। जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, वो जिसने कोचिंग लगा रखी होगी उन्हीं को भले ही बताते होंगे ये, नहीं तो हर कोई वर्णों को नहीं बताते कि ये आखिर कौन से है, क्या है, ठीक है ना। फ्री में मिल रही है कोचिंग तो पढ़ लो आप, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन क्या है और कौन सा है, ठीक है ना। ल जो है ये क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है ना। मतलब पार्श्विक क्यों बोलते हैं इसको? कि इसको उच्चारित करते समय हमारी सांस जो है वो जीभ के बगल, मतलब जीभ के बगल, बगल मतलब पार्श्व से गुजरती है, इसलिए इसको पार्श्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। बोल के देखो, ल ल ल ल कहाँ से हो रहा है? जीभ के बगल से ही हो रहा है, ठीक है ना, उच्चारित। तो इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ये वाला ड और ये ड, ये दोनों कौन से है? उच्छिप्त व्यंजन। ये क्वेश्चन है जो है, ये है ना, पार्श्विक व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, दंतोष्ठी व्यंजन, काकल्य व्यंजन, ये बहुत आते हैं परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि इनको कोई बताता नहीं है, बहुत कम बताते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये जो इसके नीचे जो बिंदु लगी हुई है ना, इसका महत्व है कि ये उच्छिप्त व्यंजन है, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं, ठीक है ना। काय में आते हैं? उच्छिप्त व्यंजन में, ड और ये ड। इन वर्णों को, ठ और ड, ठीक है, इन वर्णों को द्विस्पष्ट या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। पहचान लेना कि इन वर्णों को क्या क्या कहते हैं। देखो, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। देखो, उच्चारित करके देखो, ड़ ड़ एकदम झटके के साथ नीचे आ रही है, ठीक है ना। आ रही है कि नहीं? बोल के देखो, इनको उच्चारित करके देखो, इन दोनों वर्णों को। हमारी जो जीभ है वो एकदम तालु को टच करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है ना, झटके के साथ नीचे आ रही है, तो उनको बोलेंगे हम उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है ना। उच्छिप्त व्यंजन पहचान लेना है, इनके नीचे जो बिंदु है, ठीक है ना, ये दोनों वर्णों के नीचे, उसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, ठीक है ना। दंतोष्ठ व्यंजन किसको बोलेंगे? दंतोष्ठ व्यंजन बोलेंगे व को। काय को बोलेंगे? व व व, मतलब होठ से भी उच्चारित हो रहा है और दांत को जीवान टच कर रही, ठीक है ना। व व व व व, मतलब दांत होठ को टच कर रहे हैं, सॉरी, दांत जो है होठ को टच कर रहे हैं, इसलिए दंतोष्ठ व्यंजन है, ठीक है। काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन है ह, जिसका उच्चारण स्थान, इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो व है ना, ये अंतस्थ व्यंजन में भी आता है, याद रख लेना, ठीक है ना। और ये ल जो है ना, य ल भी आता है अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। लेकिन इनको
इस नाम से भी जानते हैं। स्पेशल मतलब स्पेशल ल को पार्श्व के व्यंजन के नाम से जानते हैं। व को दंतोष्ठ व्यंजन के नाम से जानते हैं। उच्छिप्त को ड और ड के नाम से जानते हैं। और काकल्य को ह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है गाइस। अगला पढ़ेंगे हम हिंदी वर्णमाला में यही ह को, हिंदी वर्णमाला में ह को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, कंठ से थोड़ा सा नीचे होता है। मतलब ह बोल के देखो, ह जैसे कंठ से थोड़ा सा नीचे हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए काकल्य बोलेंगे इसको। ठीक है ना, मैंने कंठ बोल लिया था पहले, सॉरी। कंठ से थोड़ा सा नीचे होता है ह का उच्चारण, ठीक है ना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जैसे कि किसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, मैंने वर्ग पहले ही पढ़ा दिया आपको। कचट तप के, कचट तप, ठीक है ना, ये पढ़ाया था ना, देख लेना और जाके कचट तप, ठीक है ना। वो ट्रिक पढ़ाई थी मैंने, जिसमें च वर्ग के 4 वर्ण है जो आगे आगे के, वो स्पर्शी व्यंजन में आते हैं, ठीक है ना। एक को छोड़ दिया है हमने च वाली लाइन में, य को, ठीक है ना, लास्ट में जो निया रहता है ना, वो य, उसको छोड़ दिया है। ये चारों च छ ज झ ये स्पर्शी व्यंजन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। याद रख लेना आप स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और काकल्य व्यंजन में क्या आता है, सारे के सारे याद रख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में, ये ड य ण न म को नासिक के व्यंजन कहते हैं। मतलब इनका उच्चारित स्थान जो है वो नाक से होता है, ठीक है ना, नाक के द्वारा उच्चारित होता है, ठीक है ना, मतलब नाक से ही। हिंदी वर्णमाला में नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है ना। ये संख्या जो है ये याद रख लेना आप, क्योंकि नासिक के व्यंजन भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना, पूछा जाता है एग्जाम में। और एक वो संयुक्त व्यंजन याद कर लेना, ठीक है ना, उसको बहुत पूछा जाता है। बाकी सभी मैंने मतलब ऐसे ही बताई हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम प्रकम्पित व्यंजन, जो कि कंपन होता है, कंपन। र जो है ना, ये र अपन नाम ले उच्चारित करते हैं ना इसको, र तो कंपन होता है, ठीक है ना। जीवा के 2-3 बार कंपन होता है, मतलब अपनी जीवान जो है ना, इससे 2-3 बार कंपित होता है अंदर। बोल के देखो, र र र र, ठीक है ना। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में 2-3 बार कंपन होता है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। ये र जो है स्पेशली क्या है, प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं इसको। और ये अंतस्थ व्यंजन में के अंदर भी आता है, लेकिन स्पेशल र, ओनली र को क्या बोलते हैं अपन, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये अंतस्थ व्यंजन के अंदर भी आता है, अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं अपन इस र को, ठीक है ना। और प्रकंपित व्यंजन भी है। प्रकंपित व्यंजनों की संख्या एक ही होती है, जो कि र को अपन प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया है गाइस आपको? अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा, मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं, ठीक है ना, बता सकते हो आप।